नमस्कार। आज अपने स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की 5वीं क्लास। 4 क्लासों में पीछे अपने ने सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लगभग कंप्लीट कर लिए थे। आज शायद अपनी लास्ट क्लास होगी सर्कुलेटरी सिस्टम की और आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले अपने ने 2 एमसीक्यू क्लासें भी कर ली हैं, वो भी जाके आप लगा सकते हो ताकि आपके कुछ एमसीक्यू है वो भी कंप्लीट हो जाए। अब देखो आगे अपने जो लास्ट टाइम है वो टॉपिक चल रहा था हृदय। हृदय का छोटा सा भाग अपने ने किया था। देखो ध्यान से आगे अपने स्टार्ट करते हैं। अब हृदय, ठीक है ना। हृदय, हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहा जाता है और हार्ट को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसी को इंग्लिश में दिल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो अब ध्यान से कि इस प्रकार से अपना हृदय होता है बंद मुट्ठी के आकार का, दोनों फेफड़ों के बीच में मीडियस्टिनम स्पेस में 4 खंड होते हैं। ऊपर वाले दोनों क्या कहलाते हैं? आलिंद, और नीचे वाले दोनों क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हैं। देखो ध्यान से इस प्रकार से आगे बात सुनने। अब देखो यहां से इसको क्या कहेंगे अपने? इसको कहा जाता है कौन सा आलिंद? दायां आलिंद। मैंने आपको बताया था इंग्लिश में ए पहले आता है और वी बाद में आता है, तो ऊपर वाले हो जाएंगे दायां आलिंद और बायां आलिंद, और इसके बाद में कौन सा? दायां नीले, और इसके बाद में कौन सा? बायां नीले, ठीक है ना। ये चारों के चारों खंड बन गए इसके अंदर। अब देखो ध्यान से इसमें एक ऊपर वाले खंडों में एक 2 ट्यूब हमेशा आकर खुलती है इस प्रकार से, एक तो यहां से और दूसरी यहां से, इस प्रकार से। आगे बात सुनने। और नीचे वाले खंडों से हमेशा 2 ट्यूब है ना वो बाहर निकलती है इस प्रकार से, और इसके बाद में इस प्रकार से। बताइए इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है ना। एक तो यहां से और यहां से भी ब्लड आएगा, यहां से बाहर निकलता है ब्लड। इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में अब आलिंदों में जो दोनों ट्यूब आकर खुलती है हमेशा याद रखना उन दोनों को सीरा कहा जाता है। मतलब ऊपर वाले खंडों में जो ट्यूब आकर खुलेगी ना उसे क्या कहा जाता है? सीरा। एक का तो नाम होता है महासीरा, ठीक है ना। एक का नाम होता है महासीरा, जो जिसके अंदर रक्त कैसा आता है? हमेशा याद रखना कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। इसको इंग्लिश में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसके साथ में कौन सी गैस जुड़ी हुई हो? CO2। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में ये जो अशुद्ध रक्त है ना ये आपके कहां से आता है? पूरा का पूरा बॉडी से आता है। मतलब बॉडी से अशुद्ध रक्त महाशिरा के थ्रू कौन सी आलिंद में आता है? दाएं आलिंद में। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में देखो दाएं आलिंद से किसमें भेज दिया जाता है? दाएं नीले में। और दायां नीले इसको भेजता है नीचे वाले जो दोनों ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ना इसे धमनी कहा जाता है। आगे बात सुनिए। ये जो धमनी है ना यहाँ पर इसको कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। फुफ्फुसीय धमनी शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी, याद रखना एकमात्र क्वेश्चन है यहाँ पर, एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। मतलब इसके बाद में जितनी भी धमनियां होंगी ना शरीर के अंदर उसके अंदर कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है? अपवाद। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में ये जो यहाँ पर ट्यूब आकर खुलती है, ठीक है ना, ये जो यहाँ पर ट्यूब आकर खुलती है इसे कहा जाता है फुफ्फुसीय सीरा। और फुफ्फुसीय सीरा के अंदर कैसा रक्त आता है? शुद्ध रक्त आता है, ठीक है ना। शुद्ध रक्त आता है मतलब सीधी सी बात है ऐसा ब्लड जिसके साथ में कौन सी गैस जुड़ी हुई हो? ऑक्सीजन। और ये कहां से आता है भैया? याद रखना ये शुद्ध होकर कहां से आता है? फेफड़ों से, ठीक है ना। और इसके द्वारा किसके पास भेजा जाता है? फेफड़ों के पास, ठीक है ना, फेफड़ों के पास। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में ये जो एक नलिका आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो नलिका दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है महाधमनी, ठीक है ना, महाधमनी। और इसके अंदर कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। ऐसा रक्त जिसके साथ कौन सी गैस जुड़ी हुई हो? ऑक्सीजन। और इसके बाद में यह पूरे ब्लड को कहां पर लेकर जाती है? शरीर में लेकर जाती है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो दोबारा ध्यान से देखो कि दाएं आलिंद में हमेशा एक ट्यूब आकर खुलती है पूरे शरीर से, चाहे अग्र भाग हो अपना, ये चाहे अग्र भाग हो चाहे पश्च भाग हो, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त उठाकर लेके आती है और किस में डाल देती है? दाएं आलिंद में। आगे बात समझे, ठीक है। दाएं आलिंद किस में डाल देता है? दाएं नीले में। और दायां नीले किस में डाल देता है? फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी से लेकर जाती है फेफड़ों के पास इस प्रकार से, और फेफड़ों से शुद्ध होने के बाद में ये फुफ्फुसीय सीरा के थ्रू कहां पर आ जाता है? बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद इसे किस में डालता है? बाएं नीले में। और बाएं नीले किस में डालता है? महाधमनी। और महाधमनी से वापस किस में भेज दिया जाता है? शरीर में भेज दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। और ये जो पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया ना ये जो सर्कुलेशन है ये कहलाता है
डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण जो एक मैमल्स या मनुष्य की विशेषता होती है। आगे बात समझे, महत्वपूर्ण मुख्य विशेषता होती है। आगे बात समझे, आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन आएगा अब आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ऐसी धमनी का नाम बताइए जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सी धमनी? फुफ्फुसीय धमनी। कहां से निकलती है? दाएं नीले से निकलती है। ऐसी शिरा का नाम बताइए जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। कौन सी शिरा? फुफ्फुसीय शिरा। किस में आकर खुलती है? बाएं आलिंद में। इतनी बात समझ आ गई। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कौन लेके आती है? महाशिरा लेके आती है। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को कौन लेकर जाती है? महाधमनी लेकर जाती है। इतनी बात समझ आ गई। मतलब दोनों हमेशा अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना थोड़ा बहुत, तो याद रखना नीचे वाले खंड क्या कहलाते हैं? नीले। आगे बात समझे, दोनों नीले से हमेशा क्या बाहर निकलती है? धमनियां बाहर निकलती है। ऊपर वाले खंड क्या कहलाते हैं? अलिंद। और दोनों अलिंदों से हमेशा क्या बाहर निकलती है? कौन सी ट्यूब आकर खुलती है? सीरा आकर खुलती है, जिसमें एक में अशुद्ध बहता है, दूसरी में शुद्ध। इतनी बात आपको समझ आ गई। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में अपने हृदय से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है कि हृदय के चारों ओर इस प्रकार से जब अपने हृदय की परतें पड़ती है ना, इस प्रकार से हृदय की परतें, ठीक है, इस प्रकार से। आगे बात समझ, ये दोनों वाले थोड़े से बड़े बना दिए, लेकिन बड़े नीचे वाले होते हैं, ये छोटे होते हैं। आगे बात समझ, देखो ध्यान से, इस प्रकार से जब अपने हृदय की परतें पड़ते हैं, ठीक है, हृदय की परतें जब अपने पड़ते हैं ना, तो यहां पर इस प्रकार से एक परत ये होगी, दूसरी परत यहां पर आ जाएगी ये, और इसके बाद में तीसरी परत और आ जाएगी एक, ठीक है, तीसरी परत जैसे देख लीजिए, तीसरी परत आ जाएगी ये। इतनी बात समझ आ गई। तीन परतें होती है भैया आपके हृदय के चारों, इस प्रकार से। सबसे बाहर वाली जो परत होती है बाह्य परत, बाह्य परत को कहा जाता है कौन सी? कार्डियम, एपिकार्डियम। याद रखना, ठीक है ना, एपिकार्डियम। एपी का मतलब ऊपर की ओर, और कार्डियम का मतलब है हृदय के ऊपर की ओर। आगे बात समझे, सरल सल की उपकला उत्तक से बनी होती है, ठीक है ना। किससे बनी होती है? सरल सल की उपकला उत्तक। और उपकला उत्तक का नाम आ जाए ना कहीं भी आपके शरीर में, तो याद रखना हमेशा सुरक्षा का कार्य करता है। शरीर के अंदर चार सबसे बड़े उत्तक होते हैं। आगे बात समझे, इन चारों उत्तकों से अपना शरीर मिलकर बना होता है। सबसे पहला उपकला उत्तक सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा पेशीय उत्तक, जिससे पेशियां बनती है, शरीर के गमन और संचलन में सहायक होता है। तीसरा अपने शरीर के अंदर कौन सा? संयोजी उत्तक, जो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है, जिसमें अपने रक्त पड़ते हैं, अस्थि पड़ते हैं और उपास्थि पड़ते हैं। आगे बात समझे, और इसके बाद में शरीर का चौथा कौन सा? नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक। आगे बात समझे, जो अपने नर्वस टिश्यू या अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितना भी पार्ट है ना, उसका फॉर्मेशन करता है। इन्हीं चारों से मिलकर अपना शरीर बना होता है, और यही चारों मिलकर अपने संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, जिसको मानव शरीर के अंदर समन्वय कहा जाता है। आगे बात समझे, अब इसके बाद में देखो, ये तो होती है बाह्य परत। बाह्य परत के अंदर की ओर जो परत होती है ना, उसे कहा जाता है कौन सी? मायोकार्डियम, ठीक है ना, मायोकार्डियम। और इसी मायोकार्डियम का दूसरा नाम होता है मीजोकार्डियम। मीजो का मतलब होता है मध्य, और कार्डियम का मतलब कार्डियक ऑर्गन या हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली। और ये जो बनी होती है ना, ये मांसपेशियों या मसल से बनी होती है। आगे बात समझे, मांसपेशियों से बनी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है भैया। तो आपको बताइए कि इस हृदय के अंदर दो क्रिया होती है, एक तो सकुचन और दूसरी कौन सी? शीतलन। मतलब एक तो इस प्रकार से सिकुड़ेगा और दूसरा इस प्रकार से फैलेगा। ये दोनों क्रिया किसके द्वारा होगी? मांसपेशियों के द्वारा। आगे बात समझे, और इसके अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर, ठीक है ना, ये होती है अंदर की ओर, और ये कौन सी होती है? मध्य परत, ठीक है, मध्य परत। और इसके बाद में ये है सबसे बाहरी परत। अंदर की ओर जो परत होती है ना, वो होती है एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब होता है अंदर की ओर, कार्डियम का मतलब होता है कार्डियक ऑर्गन। आगे बात समझे, ये भी बनी होती है किससे बनी होती है? सरल सल की उपकला से। आगे बात समझे, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि हृदय की झिल्ली क्या कहलाती है, तो वो याद रखना पेरिकार्डियम होती है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि हृदय की बाह्य परत क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिकार्डियम कहलाती है। आगे बात समझे, अब देखो हृदय के चारों टोटल कितनी लेयर है? 3 लेयर है। आगे बात समझे, हृदय के चारों 3 लेयर है, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी? मायोकार्डियम या मीजोकार्डियम। अब आपने कई बार ये नाम सुना होगा कि दिल टूट गया। आगे बात समझे, ठीक है, कई कवियों के द्वारा कहानियों में ये सुना होगा, दिल टूट गया, मुझे बताइए टूट सकता है क्या? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। आगे बात समझे, तीनों की तीनों सबसे हार्ड लेयर कौन सी पाई जाती है? मायोकार्डियम। कभी भी किसी का सुना है क्या कि दिल टूट गया आदमी जिंदा है? सुना है क्या? कभी नहीं होता है। आगे बात समझे, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर किसके ऊपर टिका है? हृदय के ऊपर। सोचो कि छोटा सा अटैक आ जाता है, आदमी के अंदर डेथ हो जाती है आदमी की, एक टाइम के लिए, मतलब ये काम करना ही बंद कर देता है। काम करना बंद कर देता है तो आदमी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आगे बात समझे, और कई बार ऐसी कंडीशन रहती है कि ये फेल हो जाता है। फेल मतलब इसने पूरा ही काम करना बंद कर दिया,
आगे बात समझे। तो इन दोनों कंडीशनों में भी सोचो कि आदमी कितना बुरा हाल होता है, तो लोग कहते हैं कि दिल टूट गया, कभी भी नहीं होता है। आगे बात समझे, सब मिथ्या बातें हैं, ठीक है। दिल टूट गया तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता है। आगे बात समझे। आगे देखो इसके बाद में एपिकार्डियम, तीनों लेयर समझे आगे, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। अब देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में हृदय के गमन और संचलन के लिए, इस प्रकार से हृदय के गमन और संचलन के लिए, जैसे मान लीजिए ये अपना हृदय है, आगे बात समझे। इस हृदय में ये जो यहां पर ये आपको कौन सा आलिंद दिखाई दे रहा है, दाया आलिंद, ठीक है ना, दाया आलिंद। और इस दाएं आलिंद में यहां पर एक छोटा सा होता है, क्या, यहां पर एक छोटा सा होता है रिंग, ठीक है ना, रिंग, इसी को कहा जाता है छल्ला। आगे बात समझे। और ये रिंग होती कौन सी है, नेचुरल रिंग। आगे बात समझे, या इसे कौन सी रिंग कहा जाता है, प्राकृतिक छल्ला। इतनी बात समझ आ गई। और इस प्राकृतिक छल्ले का नाम होता है एसए नोड, याद रखना, ठीक है ना। कौन सा नाम है, एसए नोड, शॉर्ट फॉर्म लिखी आती है एसएएन। इससे रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अगर आपके हृदय में कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है। इसे, इसकी कुछ नाम आते हैं। एक तो इसे कहा जाता है हृदय का हृदय, आगे बात सुनिए। दूसरी, हृदय की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ठीक है ना, हृदय की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। और तीसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, इसे कहा जाता है हृदय का पेस मेकर। आगे बात समझे, हृदय का पेस मेकर। और नाम क्या है, एसए नोड, हिंदी में कहा जाता है आलिंद परव गांठ, ठीक है ना, आलिंद परव गांठ। इतनी बात समझ आ गई। एसए नोड क्यों कहा जाता है हृदय का हृदय, रीजन ये है कि पूरी बॉडी, चाहे आप 60 किलो के हो चाहे आप 70 किलो के हो, आगे बात समझे, पूरी बॉडी का वेट आपके कितने ग्राम पर टिका हुआ है, 300 ग्राम। मतलब ये 300 ग्राम चल रहा है तो आपकी बॉडी चल रही है, आगे बात समझे। और ये 300 ग्राम भी किसके ऊपर चल रहा है, एसए नोड के ऊपर। इतनी बात समझ आ गई। मतलब आपके दाएं आलिंद की कौन से नोड के ऊपर है, एसए नोड के ऊपर चल रहा है, आगे बात समझे। और एसए नोड के ऊपर चल रहा है मतलब पूरी बॉडी किसके ऊपर चल रही है, एसए नोड के ऊपर चल रही है। अगर एसए नोड के अंदर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हो गई तो हृदय के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी, और हृदय से में गड़बड़ी हो गई तो पूरे शरीर के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी। ये चल रहा है हृदय की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हृदय के अंदर आपने सुना होगा 1 मिनट में अपना हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। आगे बात समझे, तो वो 72 बार किसके कारण धड़कता है, एसए नोड के कारण, क्योंकि ये एक ऐसा छल्ला है जो 1 मिनट में आवेग उत्पन्न करता है। और उसी आवेग के कारण इस हृदय के अंदर 2 क्रिया होती है, एक संकुचन और दूसरी कौन सी, शीतलन। इतनी बात समझ आ गई। हृदय का पेस मेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हृदय की जितने भी रख रखाव या जितने भी इसके अंदर जितनी भी क्रियाएं होगी ना, सभी को कंट्रोल करेगा कौन है, एसए नोड। आगे बात समझ। अब देखो एसए नोड के बाद में यहां पर एक छोटा सा नोड और होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, एवीएन इसको कहा जाता है, पूरा नाम होता है एवी नोड। आगे बात सुनिए, पूरा नाम देखो, एवी, ए का मतलब ओरिकल, वी का मतलब वेंट्रिकल और एन का मतलब नोड। आगे बात सुनिए, हिंदी में कहा जाता है आलिंद नीले परव गांठ। आगे बात सुनिए, आलिंद नीले परव गांठ। आगे बात सुनिए, मतलब इससे ये जो दोनों है ना, ये दोनों इस प्रकार से मसल से जुड़े होते हैं, इससे जो आवेग है ना वो कहां भी आएंगे, एवी नोड के अंदर। इसे कहा जाता है हृदय का पेस सेंटर, ठीक है ना, हृदय का पेस सेंटर। आगे बात समझे, हृदय का पेस सेंटर, क्योंकि आवेग ऐसे नोड से कहां पर आएंगे, एवी नोड के अंदर। और ये यहां पर आलिंद हो गई, यहां पर नहीं आ गई, यहां पर इसकी लोकेशन पाई जाती है। आगे बात समझे, इसके बाद में इससे दो यहां से मांसपेशियों के बने हुए 2 फाइबर की जैसी संरचना निकलती है बाहर, तंतु की जैसी, इन्हें कहा जाता है बंडल ऑफ हिज, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, बंडल ऑफ हिज। दोनों नीलियों के बीच में पाए जाते हैं और इसके बाद में ये इस प्रकार से 2 भागों में बन जाते हैं यहां पर आकर, और इन्हें कहा जाता है कौन से फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। याद रखना ये बात, पुरकिंजे तंतु हिंदी के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। इन्हें कहा जाता है कौन से तंतु, पुरकिंजे तंतु, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आवेग कहां से आए, एसए नोड से। एसए नोड से किसमें गए, एवी नोड में। एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे तंतु में। पुरकिंजे तंतु से पूरे नीले के अंदर फैलेंगे, जिसके कारण नीले के अंदर संकुचन की क्रिया होगी और नीले से जो रक्त है ना वो बाहर निकलेगा। आगे बात समझे, क्वेश्चन आ सकता है हृदय का हृदय किसे कहा जाता है, हृदय की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है, हृदय का पेस सेंटर किसे कहा जाता है, नीलियों में आवेग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, पुरकिंजे तंतु। आगे बात समझे, लंग्स की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई एल्विलाई।
बॉडी की कोशिका, इसके बाद में किडनी की न्यूरॉन और हृदय की ऐसे नोड। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में तंत्रिका तंत्र की अगर आपसे कोई पूछे तो न्यूरॉन या नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। आगे बात समझे। आगे देखो इसके बाद में हृदय का आगे वाला टॉपिक देखो ध्यान से। इस प्रकार से अपना हृदय अपने एक डायग्राम फिर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आलिंद है, दोनों एक तो दाया आलिंद हो गया, एक बाया आलिंद, और इसके बाद में एक दाया नीले और एक दूसरा कौन सा बाया नीले। देखो ध्यान से, यहां से ट्यूब बाहर खुलेगी, इसका नाम महाशिरा। यहां पर एक ट्यूब आकर खुलेगी, इसका नाम फुफ्फुसीय शिरा। इसके बाद में यहां से एक ट्यूब निकलेगी फुफ्फुसीय धमनी, और इसके बाद में यहां से एक ट्यूब बाहर निकलेगी जिसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो ध्यान से, इसका नाम होता है महाधमनी, ठीक है ना, महाधमनी। महाधमनी के बाद में ये कौन सा नीले है, ये है दाया कौन सा नीले, बाया नीले। आगे बात समझे, बाया नीले, ठीक है। अब इसके बाद में ये कौन सा नीले है, ये है दाया नीले, ठीक है, दाया नीले। और दाया नीले के बाद में ये कौन सी शिरा है आपकी, फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा। और इसके बाद में ये आपकी कौन सी शिरा है, महाशिरा। और महाशिरा के बाद में ये आपकी कौन सी शिरा है, कौन सी शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। आगे बात समझे, सॉरी अपने ने यहाँ पर शिरा लिख दिया, शिरा नहीं है, धमनी है। आगे बात समझे, ये है यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनी, क्योंकि नीचे वाले में दोनों में धमनी खुलती है, मैंने आपको बताया है। आगे बात समझे, देखो पूरी बॉडी से ब्लड आता है, फेफड़ों से ब्लड आता है, फेफड़ों के पास भेजती है, बॉडी के अंदर भेजती है। अब देखो ध्यान से, जैसे एक कमरे के अंदर सुनो मेरी बात ध्यान से, कि कमरे के अंदर और बाहर जाने के लिए खिड़की लगी होती है, अपने उसको वाल्व या कपाट कहा जाता है। आगे बात समझे, उसी प्रकार से इस चैम्बर से, कौन सा चैम्बर है ये, दाया आलिंद, और इस चैम्बर से इसमें ब्लड आने के लिए, और ये कौन सा आलिंद है, बाया आलिंद, और इससे इसमें ब्लड आने के लिए यहां पर वाल्व पाए जाते हैं, जैसे ये हो गया। आगे बात समझे, और इसके बाद में ये हो गया यहां पर। इस प्रकार से दो वाल्व पाई जाती है, या इन्हें कपाट या दरवाजे कहा जाता है। ये यहाँ पर क्या है, वाल्व, और ये भी यहाँ पर क्या है, वाल्व। आगे बात समझे। अब देखो ध्यान से, इन्हें कहा जाता है द्विवल्ली कपाट, ठीक है ना, कौन सी कपाट, द्विवल्ली वाल्व या द्विवल्ली कपाट। इतनी बात समझ आ गई। और इन्हें क्या कहा जाता है, त्रिवल्ली वाल्व या त्रिवल्ली कपाट, इंग्लिश में ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड। आगे बात समझे। अब काम क्या है, देखो पूरा ब्लड आपका यहां से यहां पर आ जाएगा। देखो ध्यान से, पूरा ब्लड आपका यहां से यहां पर आ जाएगा और यहां से यहां पर आ जाएगा। आगे बात समझे। अब देखो, जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब जब ये सिकुड़ेंगे इस प्रकार से, आगे बात समझे, तो हृदय वो बैक फ्लो मारेगा, तो जो ब्लड इसके अंदर आया है, ठीक है ना, ये ब्लड है वो बैक फ्लो मारेगा, और ब्लड जो इसके अंदर आया है वो बैक ना चला जाए आलिंदों के अंदर, इसके लिए यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं। आगे बात समझे। या जब ये भर रहे होते हैं तो सीधा ब्लड इसके अंदर नीचे ना गिर जाए, आगे बात समझे, इसके लिए यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं। जब इसके अंदर संकुचन होता है तब ये बंद हो जाते हैं, जब ब्लड यहाँ से यहाँ पर गिरता है तब भी ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाए जाने वाले कपाट को क्या कहा जाता है, द्विवल्ली, और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाने वाला कपाट क्या कहलाता है, त्रिवल्ली कपाट कहलाता है। आगे बात समझे। काम क्या है, काम मैं यहाँ पर लिख देता हूं, काम है रक्त के पस प्रवाह को रोकना, ठीक है ना, रक्त के पस प्रवाह को रोकना। आगे बात समझे। अब इसके बाद में यहां पर होता है अपना कौन सा नोड, एसए नोड। इसके बाद में यहाँ पर एवी नोड और बंडल ऑफ हीज, और यहाँ से क्या निकल जाएंगे, पुरकिंजे फाइबर। अब देखो ध्यान से, ये जो ट्यूब बनी है ना छोटी सी, इस ट्यूब को अगर आप बाहर निकाल के देखोगे, इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिखाई देगी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, इस ट्यूब के अंदर भी, ये जितनी भी ट्यूब यहाँ पर बनी हुई है ना, इन ट्यूब के अंदर भी जैसे इसको बंद करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से कपाट पाए जाते हैं। आगे बात समझे। जैसे आधा चांद बन रहा हो, आई क्या बात समझे, आधा चांद बनने के कारण इसे कौन से कपाट कहा जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेमीलुनर वाल्व, ठीक है ना, सेमीलुनर वाल्व। इसका काम भी यही है कि जब ब्लड इससे इसमें चला जाएगा, इससे इसमें चला जाएगा, आगे बात समझे, तो इसके अंदर वापस ही रिलैक्स होगा, तो पूरी बॉडी से ये जो इससे इन दोनों में ब्लड गया है ये वापस बैक फ्लो ना मारे। आगे बात समझे। इसके लिए इसके अंदर कौन से कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार। यहाँ भी अर्धचंद्राकार होते हैं, यहाँ भी अर्धचंद्राकार होते हैं, यहाँ भी अर्धचंद्राकार होते हैं, यहाँ भी कौन से होते हैं, अर्धचंद्राकार। आगे बात समझे। क्वेश्चन 3 बन गए। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाए जाने वाला वाल्व द्विवल्ली, बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाए जाने वाला वाल्व त्रिवल्ली, और इसके बाद में महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, महाशिरा और फुफ्फुसीय शिरा के बीच में पाए जाने वाले कपाट क्या कहलाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट कहलाते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको।
आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में हृदय से रिलेटेड अपने ने कर लिया कि हृदय का वजन 300 ग्राम, बंद मुट्ठी के आकार का, दोनों फेफड़ों के बीच में, बाएं फेफड़े के पास में, मीडियस्टेनम गुहा के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में अपने ने किया है कि हृदय के अंदर जो बाहरी झिल्ली है वो क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। तीन परतें पाई जाती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। कपाट पाए जाते हैं। आगे बात समझ, हृदय की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, एसए नोड। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है कि हृदय हृदय क्रिया विधि। ठीक है ना, हृदय क्रिया विधि मतलब किस प्रकार से हृदय के अंदर है वो संकुचन और शीतलन होगा। तो देखो आलिंद, सीधा याद कर लो इसको। ठीक है, आलिंद संकुचन होता है। ठीक है, आलिंद संकुचन होता है। इसके बाद में आलिंदों के अंदर शीतलन होता है। आलिंदों के अंदर क्या होता है, शीतलन होता है। आगे बात सुनने। ठीक है, मतलब दोनों रिलैक्स होते हैं, दोनों के अंदर संकुचन होता है। उसी प्रकार से एक क्रिया और आती है, मिलय संकुचन, और इसके बाद में मिलय शीतलन। ठीक है, मिलय शीतलन। आगे बात सुनने, इसको इंग्लिश में ओरिकल कॉन्ट्रैक्शन, ओरिकल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। आगे बात समझें, इसमें टोटल टाइम पीरियड लगता है कितने सेकंड, 0.8 सेकंड। याद रखना। आगे बात समझें, 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में आपका हृदय धड़कता है कितनी बार, 72 बार। आगे बात समझें, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। 60 को जब 72 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 60 को जब 72 से आप डिवाइड करोगे तो 72 से डिवाइड करने के बाद में आपके पास टाइम पीरियड कितना आएगा, 0.8 सेकंड। मतलब एक बार जब आपके हृदय के अंदर संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है तो टाइम कितना लगता है, 0.8 सेकंड का ही लगता है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे अपने पास एक टॉपिक है जिसका नाम है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या कहीं पर कुछ किताबों में इसको ग्राफ भी लिखा हुआ आता है। आगे बात समझे, इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था विलियम एंथोवेन। ठीक है ना, विलियम एंथोवेन। उन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। आगे बात समझे, आपने कभी भी ईसीजी कराई है हार्ट से रिलेटेड तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से ईसीजी बनती है। आगे बात समझे, इस प्रकार से ईसीजी बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ईसीजी के अंदर इस प्रकार की कुछ लाइनें आती है, या कभी भी हॉस्पिटल या आईसीयू में गए हो तब आपने वेंटिलेटर के अंदर देखा होगा कि इस प्रकार से एक लाइन से चल रही होती है, उसको क्या कहा जाता है, अपने ईसीजी कहा जाता है, जो ये बताती है कि हृदय किस प्रकार से कार्य कर रहा है। आगे बात समझे, तो ये जो यहाँ पर तरंग बन रही है इसको पी तरंग या पी वेव कहा जाता है, इसको क्यू कहा जाता है, इसको आर, इसको एस और इसके बाद में इसको टी। आगे बात समझे, कभी भी आपने ईसीजी कराई है तो 3 इलेक्ट्रोड आपने काम में लिए होंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड। इन 3 इलेक्ट्रोड का काम क्या है आपका, 2 तो यहां पर कलाई में लगाई जाती है, एक तो यहां पर, एक यहां पर। आगे बात समझे, दूसरी आपकी ये जो बाई एडी होती है ना, बाई एडी के अंदर लगाया जाता है ये। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रोड में 2 तो कलाई, ठीक है, 2 तो कलाई और एक आपकी कहां पर लगाई जाती है, बाई एडी के अंदर लगाई जाती है। इतनी बात समझ आ गई। और इस प्रकार से आपको एक तरंग मिलती है जिसमें एक पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर, चौथा एस और इसके बाद में पांचवा कौन सा, टी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, ये तो हो गए सिंबल। क्वेश्चन आता है कि ईसीजी के अंदर टोटल सिंबल या प्रतीक कितने होते हैं। ठीक है ना, तो प्रतीक कितने होते हैं भैया, प्रतीक होते हैं कितने, 5 में पहला पी, क्यू, आर, एस और इसके बाद में कौन सा, टी। खोज किसने की थी, विलियम एंथोवेन ने की थी। फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आगे बात समझे। अब देखो इसके बाद में ये जो है ना, ये जो यहाँ पर पी वेव है, याद रखना ये बात बताती है कि आलिंदों के अंदर क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। आगे बात समझे, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर क्यू आर एस का बढ़ रहा है, ये बताता है कि आपके नीलों के अंदर क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। और इसके बाद में ये चीज ये बताती है अपने को कि इन दोनों के अंदर पुनर्द्रवण हो रहा है, मतलब दोनों एक साथ में क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, शिथिलित हो रहे हैं, फैल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो सिंबल कितने होते हैं, 5 होते हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 बनते हैं भैया, एक तो पी, दूसरा क्यू आर एस और इसके बाद में टी। ये इतने कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इतनी बात समझ आ गई। ये ईसीजी का टॉपिक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले खोज किसने की थी,
विलियम एंथोवेन ने। इलेक्ट्रोड कितने काम में लिए जाते हैं? 3, 2 कलाई में और 1 एडी में। इसके बाद में सिंबल कितने होते हैं? 5, पी क्यू आर एस और टी। कॉम्प्लेक्स कितने? 3, एक तो पी कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्यू आर एस और इसके बाद में टी। ये है आपके ईसीजी का एक छोटा सा टॉपिक। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, हृदय के अंदर सबसे बड़ा आकार किसका होता है? मैं यहां पर लिख देता हूं कक्षों का आकार, ठीक है ना, कक्षों का आकार। कक्षों के आकार में सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? बायां निलय, याद रखना। इसके बाद में कौन सा? दायां निलय, रीजन है इन सभी का, ठीक है। इसके बाद में कौन सा? बायां आलिंद, ठीक है ना, बायां आलिंद। और इसके बाद में कौन सा होता है? नहीं, इसके बाद में आएगा कौन सा? दायां आलिंद, ठीक है, दायां आलिंद। और दाएं आलिंद के बाद में आएगा कौन सा आलिंद? बायां आलिंद। इतनी बात समझ आ गई? इस प्रकार से इन कक्षों का आकार होता है। आगे बात समझे। देखो, इसका सबसे बड़ा आकार इसलिए है क्योंकि इसे शरीर के अंदर रक्त को पंप करना है। आगे बात समझे, तो शरीर के नीचे वाले भागों में तो रक्त चला जाएगा, लेकिन ऊपर वाले भागों में पंप, जब रक्त को पंप करेगा तो इसको ज्यादा जोर आएगा और इसको ब्लड भी ज्यादा चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? तो ज्यादा जोर आएगा तो यहाँ की मांसपेशियां ना वो थोड़ी सी बड़ी होती है। आगे बात समझे, बड़ी होती है। दूसरी बात है, इसको जोर ज्यादा आता है। तीसरी बात, इसके अंदर रक्त की मात्रा भी ज्यादा आती है थोड़ी बहुत। आगे बात समझे, इसलिए बायां निलय सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फिर दायां निलय, क्योंकि इसे फेफड़ों के पास रक्त को भेजना है। निलय बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें रक्त को भेजना होता है। आगे बात समझे। और आलिंद छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर तो रक्त आकर गिरता है। इतनी बात समझ आ गई? आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में आगे अपने पास टॉपिक है कौन सा? रक्त दाब, ठीक है ना, रक्त दाब। रक्त दाब में अपने पास टॉपिक है, इसको बीपी कहा जाता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर। इतनी बात समझ आ गई? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को मापा किससे जाता है? स्पाइगमो मैनोमीटर से मापा जाता है। आगे बात समझे, स्पाइगमो मैनोमीटर, ठीक है। कभी भी हॉस्पिटल के अंदर गए हो तो डॉक्टर जो आपका यहाँ पर जो पट्टा लगाता है, आगे बात समझे, तो यहाँ पर पट्टा जो लगाता है ना, वो पूरी की पूरी मशीन कौन सी होती है? स्पाइगमो मैनोमीटर होती है, जो आपकी बीपी को मापती है। इतनी बात समझ आ गई? अब इसके बाद में देखो, बीपी होती कितनी है? बीपी एक सामान्य मनुष्य के अंदर होती कितनी? 80/120 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। ये तो होती है नॉर्मल, ठीक है, ये होती है नॉर्मल। और ये भी वैसे दोनों नॉर्मल होती है। इतनी बात समझ आ गई? मतलब ये लो बीपी होती है और इसके बाद में ये कौन सी होती है? हाई। इतनी बात समझ आ गई? एक रोग होता है जिसको उच्च रक्तदाब कहा जाता है, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन। तो उच्च रक्तदाब में क्या होता है कि अगर आपकी 80 से बढ़ रही है तो 120 से भी बढ़ेगी। आगे बात समझ, मतलब 120 से भी बढ़ेगी तो 80 से भी बढ़ेगी, जैसे 90 से 140। आगे बात समझे, तो यहां से भी बढ़ी है और यहां से भी बढ़ी है। इसे क्या कहा जाता है? उच्च रक्तदाब या हाइपर टेंशन। ये जो दोनों बीपियां बढ़ती है ना, ये अपने सोडियम आयनों के कारण बढ़ती है। जितने ज्यादा सोडियम आयन बढ़े, जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अपने ब्लड के अंदर बढ़ा, उतनी ज्यादा अपनी बीपी बढ़ जाएगी। आगे बात समझे, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम अपनी क्या हो जाएगी? बीपी हो जाएगी। तो ये होता है बीपी। आगे बात समझे, मतलब बीपी को कहा क्या जाता है कि रक्त वाहिकाओं द्वारा डाला गया दाब, धमनी और शिरा के ऊपर डाला गया, रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं धमनी और शिरा के ऊपर डाला गया दाब क्या कहलाता है? बीपी कहलाता है या ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब देखो इसके बाद में, रक्त दाब के बाद में आपके पास टॉपिक आ जाता है किसका? रक्त के अंदर आ जाता है धमनी, इसके बाद में शिरा और इसके बाद में केशिका। आगे बात समझे, धमनी, शिरा और केशिका, ये टॉपिक देखो ध्यान से। धमनी, शिरा, इधर मैं लिख देता हूं धमनी, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया केशिका और इसके बाद में मैंने लिख दिया शिरा। आगे बात समझे, बस 1-2 लाइनें याद रख लेना, सारी की सारी याद नहीं रखनी है। कि जैसे देखो, बड़े आकार की जो होती है ना, हमेशा जो ट्यूब होती है अपने शरीर में, उसे धमनी कहा जाता है। धमनी आगे चलकर उत्तक में खुलती है। इस प्रकार से धमनी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें केशिका कहा जाता है। और ये आगे चलकर एक छोटी सी ट्यूब के अंदर खुलती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे शिरा कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? केशिका। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो ध्यान से, अब मैं पहला पॉइंट लिख देता हूं कि बड़ा आकार, बड़ा आकार। आगे बात समझे, इसके बाद में सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी। और इसके बाद में इसका आकार कैसा? मध्यम, ठीक है ना। बताओ, बीपी कम होगी या ज्यादा होगी? बीपी हमेशा क्या होगी? ज्यादा। आगे बात समझे, इसके अलावा बीपी हमेशा क्या होगी? लो होगी। और इसके अंदर भी बीपी मीडियम साइज की होती है। आई क्या बात समझे? मीडियम, ठीक है। अब देखो, हमेशा कैसा रक्त बहता है? हृदय से निकलती है, याद करो, बाएं नीले से निकलती है। तो कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद, ठीक है ना, अपवाद। कौन सी धमनी? याद करो, कौन सी धमनी?
फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी कहां से निकलती है प्यारे बच्चों? फुफ्फुसीय धमनी निकलती है आपके बाएं दाएं नीले से। आगे बात सुनिए, कैसा रक्त बहता है? शुद्ध व अशुद्ध दोनों, ठीक है ना, शुद्ध व अशुद्ध दोनों। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और इसके बाद में इसके अपवाद, इसका अपवाद कौन सा है? इसका अपवाद है फुफ्फुसीय सीरा, ठीक है ना, फुफ्फुसीय सीरा। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है, चेक करिए एक मिनट। फुफ्फुसीय सीरा, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो सीरा फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सीरा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ये जो धमनी और सीरा के बाद में देखो कि शरीर की ऐसी धमनी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है क्या कहलाती है? फुफ्फुसीय धमनी। और इसके बाद में शरीर की ऐसी धमनी, शरीर की ऐसी सीरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है क्या कहलाती है? फुफ्फुसीय सीरा। आगे बात सुनने, आगे देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, आपके कंपटीशन एग्जाम में, जिसको कहा जाता है नाड़ी दाब, ठीक है ना, नाड़ी दाब। और नाड़ी दाब को मापा जाता है स्पाइगमोग्राफ से, ठीक है ना, याद रखना किससे मापा जाता है? स्पाइगमोग्राफ से मापा जाता है। ये तो होता है नाड़ी दाब, ठीक है। बीपी आपसे पूछ ले किससे मापी जाती है? स्पाइगमोमैनोमीटर से, ठीक है ना, स्पाइगमोमैनोमीटर से मापी जाती है। और इसके बाद में आपसे पूछ ले कि हृदय की धड़कन किससे सुनाई देती है? हृदय धड़कन, तो हृदय धड़कन सुनाई देती है किससे? स्टेथोस्कोप से, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप से। मतलब आपके यहाँ पर जो डॉक्टर पट्टा लगाता है वो तो होता है स्पाइगमोमैनोमीटर। यहाँ पर एक छोटा सा डॉक्टर जो गले में लटका कर रखता है ना, वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप, जिससे हृदय की क्या सुनाई देती है? धड़कन सुनाई देती है। आगे बात समझे, नाड़ी दाब आप मापोगे हमेशा 120 में से 80 माइनस करोगे तो नाड़ी दाब होता कितना है? 40। लेकिन ये याद रखना कौन सी धमनी से मापा जाता है? रेडियल धमनी से मापा जाता है, ठीक है ना, रेडियल धमनी से मापा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि नाड़ी दाब किससे मापा जाता है? रेडियल धमनी से मापा जाता है। आगे बात समझे, रेडियल धमनी एक तो अपने यहाँ पर होती है, इसलिए डॉक्टर हमारे यहाँ पर बिल्कुल स्लो, बिल्कुल हल्के से याद लगाता है। आगे बात समझे, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और शीतलन, मतलब सकुचन और शीतलन देखता है किस प्रकार से कितना हो रहा है। दूसरा अपने रेडियल धमनी यहाँ पर होती है, इसके बाद में रेडियल धमनी अपने पाँव में होती है। तो रेडियल धमनी से अपने क्या मापा जाता है? नाड़ी दाब, जो कितना होता है? 40 mm ऑफ Hg, याद रखना 40 mm ऑफ Hg। आगे बात समझे, अब क्वेश्चन आएगा कि स्पाइगमोमैनोमीटर के अंदर कौन सी धातु भरी रहती है? तो कौन सी भरी रहती है? पारा भरा रहता है, जो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में है लास्ट टॉपिक अपना हृदय से रिलेटेड, हृदय धमनियां, ठीक है ना। हृदय धमनियां होती है दो, याद रखना, एक तो होती है लब, ठीक है, और दूसरी होती है डप। इतनी बात समझ आ गई। मतलब इस प्रकार से ये सुनाई देती है, जैसे ऐसे लब। आगे बात समझे, ठीक है। और इसके बाद में दूसरी कौन सी? डप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस किस प्रकार से सुनाई देती है। देखो ध्यान से, अपने ने पीछे एक टॉपिक किया था बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये रहे। आगे बात समझे, ये है यहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व। जब आलिंद, इस आलिंद और इस आलिंद से, ठीक है, इस आलिंद यहाँ पर, इस आलिंद और इस आलिंद, इन दोनों से ब्लड पूरा का पूरा किस में आ जाएगा? नीले में। आगे बात समझे, पूरा ब्लड नीले के अंदर आ गया तो ये जो वाल्व है ये बंद हो जाएंगे। आगे क्या बात समझे, ये वाल्व जब बंद हो जाएंगे तो बंद होने की कंडीशन में, जब ये वाल्व बंद होते हैं, मतलब कस्पिड वाल्व। आगे बात समझे, कस्पिड वाल्व बंद होने पर लब हृदय धमनी सुनाई देती है। कस्पिड वाल्व बंद होने पर कौन सी सुनाई देती है? लब हृदय धमनी सुनाई देती है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, जब पूरा ब्लड इसके अंदर आ जाएगा तो इसके अंदर आने पर ये तो इधर भेज देगी, आगे बात समझे, और ये इधर निकाल देगा अपना ब्लड बाहर। जब पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा, आगे बात समझे, तो कौन सी वाल्व बंद हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों अर्धचंद्राकार वाल्व बंद हो जाएंगे। आगे बात समझे, तब दूसरी हृदय धमनी की सुनाई देती है, जिसको कहा जाता है, अब सुनो देखो, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने पर डप हृदय धमनी सुनाई देती है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। डप हृदय धमनी सुनाई देती है। आगे बात समझे, और याद रखना भैया, ये ज्यादा सुनाई देती है और ये कम सुनाई देती है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में एक और होती है हृदय धमनी, ठीक है, मैं लिख देता हूं आगे। एक तो हो गई कौन सी? आगे देखो इसके बाद में
लप और डप। तो ये किसके कारण सुनाई देती है? ये सुनाई देती है कस्पिड वालों के कारण, ठीक है, कस्पिड वालों के कारण। और ये सुनाई देती है किसके कारण? अर्धचंद्राकार के कारण, अर्धचंद्राकार कपाट के कारण। एक और होती है 3 नंबर हृदय धमनी, पूछ ली जाती है कई बार, और इसको कहा जाता है मरमर। आगे बात समझे, मरमर। ऐसे ऐसे हृदय धमनी जो सुनाई देगी ना, वो कपाटों के खराब होने के कारण, कपाटों के खराब होने के कारण। आगे बात समझे, कपाटों के खराब होने के कारण। इतनी बात समझ आ गई? मतलब आपके जो कस्पिड वाला और अर्धचंद्राकार कपाट है ना, वो जब खराब हो जाएगा तब आपको ये हृदय ध्वनि सुनाई देगी। कौन सी? मरमर वाली। और एक और होती है लास्ट में, आगे बात समझे, ये कौन सी होती है? पी पी पी। आगे बात समझे, मतलब आपकी जो ईसीजी थी ना, वो बिल्कुल एकदम अब क्या हो जाएगी? सीधी। और ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि भैया यमराज की गाड़ी आ गई है। आगे क्या बात समझे, और मनुष्य की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, ठीक है ना, मनुष्य की मृत्यु का संकेत, मनुष्य की मृत्यु का संकेत। और ये वेंटिलेटर के अंदर होता है। आगे क्या बात समझ, मतलब इस प्रकार से पी पी की आवाज आने लग जाती है। ईसीजी जो है ना, वो इस प्रकार से जो चल रही थी, वो बिल्कुल एकदम क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है। और सीधी होने के कारण कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? पी और पी की ध्वनि सुनाई देती है। इतनी बात समझ आ गई? तो ये आपका अब आपकी हृदय के अंदर 3-4 बीमारियां बसती है। हृदय का लगभग पूरा टॉपिक परिसंचरण का पूरा हो गया है। अब देखो 1-2 बीमारियां मैं आपको बता देता हूं। एक का तो नाम होता है हार्ट अटैक, ठीक है ना, हार्ट अटैक, ठीक है। इसके बाद में दूसरी का नाम होता है हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर। इतनी बात समझ आ गई? और इसके बाद में तीसरी होती है एंजाइना पेक्टोरिस। ये पूछ लिया जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है ये? आगे बात समझे, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि ये वसा, तेल, आगे बात समझे, और इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ, कोई अन्य पदार्थ जब इनका जमाव हो जाता है ना अपने धमनी और शिरा के अंदर, तो हृदय को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। और लगातार अगर रक्त की आपूर्ति नहीं होगी तो ऐसे नोड से आवेगा वो कम आने लग जाएंगे। कम आने की कंडीशन में एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे नोड से आवेगा नहीं एकदम से क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और बंद होने के कारण कौन सी कंडीशन बन जाएगी? हार्ट अटैक की कंडीशन बन जाएगी। आगे बात समझे, अगर टाइम से पहले ईसीजी करा ली जाए, आगे बात समझे, तो डॉक्टर ये संकेत बता देता है कि आपके हृदय से आवेग कम उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप चेक कराइए। और चेक कराने की कंडीशन में ऐसे नोड की जगह पर आपने सुना होगा कि छल्ला डला है, ऐसी ऐसी कोई घटना है तो छल्ला लगाकर उसको सेट कर दिया जाता है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हृदय को अचानक रक्त आपूर्ति बंद हो जाती है, ठीक है ना। हृदय को अचानक रक्त की आपूर्ति क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हार्ट फेलियर। आगे बात समझे। अब लास्ट होता है देखो एंजाइना पेक्टोरिस, क्षणिक दर्द। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा दर्द है? क्षणिक दर्द। और इसके बाद में किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी के कारण। इतनी बात समझ आ गई? देखो ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? इसको हृदय शूल कहा जाता है। हृदय शूल मतलब ये जब दर्द होता है ना, जैसे लगता है जैसे हृदय के अंदर किसी ने शूल चुभोई हो। आगे बात समझे, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप सिंपल प्रेयर के अंदर खड़े हो या कहीं भी गली के अंदर खड़े हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हृदय की धड़कन है वो अचानक से रुक गई है कुछ एक सेकंड के लिए, ठीक है। तो कुछ एक सेकंड के लिए क्षणिक दर्द होता है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय की खुद एक हृदय कैसा ऑर्गन है? विसरल ऑर्गन। और विसरल ऑर्गन के अंदर किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हृदय की मांसपेशियों के अंदर कुछ एक सेकंड के लिए दर्द होता है। और इस रोग को क्या कहा जाता है? एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है, हृदय शूल कहा जाता है, ठीक है। तो ये परिसंचरण तंत्र से संबंधित अपनी 5वीं क्लास थी। आपका परिसंचरण का टॉपिक A to Z सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अब आप क्लास से लगाकर आराम से इसकी स्टडी कर सकते हो। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।